वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा चौथा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम दिसंबर महीने के इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस की वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगी। उसके लिए आपको वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। किसी भी अदर पीडीएफ को अवेल करने के लिए आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अटॉर्नी जनरल के बारे में है। देखिए, पूरा मामला ये है कि एक आर्टिस्ट हैं रचिता तनेजा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ ट्वीट किए और कार्टून पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने अर्नब गोस्वामी मामले में ये पोर्ट्रे किया कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट मिली हुई है और सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो बायस्ड है। इस बात को लेकर एक लॉ स्टूडेंट ने प्ली किया हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के सामने कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जाए, जिसे कंसेंट भी मिल गई। तो ये पूरा मामला है। हमारे लिए अटॉर्नी जनरल का ये जो पद है ये महत्वपूर्ण है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक प्राइमरी लॉयर भी होते हैं। इन्हें आप गवर्नमेंट की तरफ का वकील बोल सकते हैं सामान्य भाषा में, और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी होते हैं। अब देखिए, यहां पर अगर उनके अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको अपॉइंट करते हैं, और इनके अपॉइंटमेंट का जो आधार है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 का क्लॉज 1 अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, जहां पर यह भी कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल का जो पद होगा वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे बेस्ड होगा। मतलब इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। प्रेसिडेंट जब चाहे तब इन्हें इनके पद से हटा भी सकते हैं। प्रेसिडेंट का प्रैक्टिकली मतलब यहां पर गवर्नमेंट है। यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रेसिडेंट थ्योरेटिकली सारी पावर्स अपने पास रखता है, एक्चुअली में तो गवर्नमेंट ही करती है जो करती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो अटॉर्नी जनरल बनाया जा रहा है उसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज होने की काबिलियत होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जज होने की काबिलियत से मतलब यह है कि जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए वो उनके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, या तो वो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहे हों, या फिर वो 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर रहे हों, या फिर वो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हों प्रेसिडेंट की ओपिनियन में। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके लिए इंडिया का सिटीजन होना भी जरूरी रहेगा। इनकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में एडवाइस ग्रांट किया करते हैं, और जो भी कोई अन्य लीगल ड्यूटी प्रेसिडेंट उनको परफॉर्म करने को देंगे वो सारी लीगल ड्यूटीज वो परफॉर्म करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके पास इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके अपनी बातें रखने का अधिकार होता है। एट द सेम टाइम वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनको वहां पे वोट देने का राइट नहीं होता। वो केवल अपनी बातें रख सकते हैं, सुन सकते हैं। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी लड़ते हैं। देखिए, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मुद्दा रखते हैं आर्टिकल 143 के तहत समटाइम्स सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली जाती है। जब भी प्रेसिडेंट ऐसा कोई मुद्दा उनके सामने रखते हैं तो प्रेसिडेंट को प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है? रिप्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ही करते हैं। आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन में ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो सुप्रीम कोर्ट का सर्टेन मैटर में ओपिनियन ले सकते हैं। एट द सेम टाइम ये भी बात है जरूरी कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को, अटॉर्नी जनरल, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अक्यूज्ड हो, डिफेंड नहीं कर सकते, और वो बिना परमिशन के किसी भी कंपनी की डायरेक्टरशिप भी अवेल नहीं कर सकते जब तक वो अपने पद पर हैं। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ परफॉर्मेंस उनको करना, अपने वर्क्स परफॉर्म करने होते हैं। अब कोई इतना सारा काम कर रहा है, एक अकेले बंदे की हमें जान तो लेनी नहीं है, तो अकेले कोई इतना सारा काम कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं। अटॉर्नी जनरल को मदद करने के लिए 2 सॉलिसिटर जनरल होते हैं। उसके अलावा 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स भी होते हैं जो अटॉर्नी जनरल की उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंस क्या है अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में? देखिए, सीधी सी बात है कि जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो अटॉर्नी जनरल के अंडर में होते हैं और उनके अंडर में ही काम करते हैं। आप इस लिहाज से सॉलिसिटर जनरल को सेकंड लॉ ऑफिसर कह लीजिए पूरे देश का। अटॉर्नी जनरल जहां एक और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना पद पाते हैं, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वहीं दूसरी ओर जो सॉलिसिटर जनरल का पोस्ट है वो मेयरली स्टैच्यूरी है, मतलब बाई लॉ इसका प्रावधान किया गया है। अगला आर्टिकल राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में है। बैकग्राउंड के साथ समझते हैं। पूरे देश में जो फार्मर्स हैं वो 3 लेजिस्लेशंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके कई सारे कंसर्न्स हैं, जैसे कि इससे प्राइवेट प्लेयर्स का डोमिनेंस बढ़ेगा, धीमे धीमे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया गया है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के रेट्स होंगे वो एमएसपी से भी नीचे गिर जाएंगे,
और एपीएमसी मंडीज धीमे धीमे अपनी सिग्निफिकेंस खो देंगी। तो उनकी डिमांड ये भी थी कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं उसमें जो रेट्स तय किए जाएं वो एमएसपी से नीचे ना हो। ऐसे कई सारे कंसर्न्स पे प्रोटेस्ट फार्मर्स के हो रहे हैं। बैकग्राउंड में हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशंस दायर की गई थी जहां पर यह कहा गया था कि फार्मर्स को दिल्ली बॉर्डर से प्रोटेस्ट करने से रोक दिया जाए, वहां से हटा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में यह कहा है कि फार्मर्स के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो कर रहे हैं। यहां पर देखिए, जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया गया है, जहां हर व्यक्ति को स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी है। 19(1) का ही क्लॉज भी यह अश्योर करता है कि कोई भी व्यक्ति पीसफुली असेंबल हो सकता है, आपस में मिल सकता है, अगर वो बिना हथियार के हैं तो इस लिहाज से उनके इस प्रोटेस्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यद्यपि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत, मतलब प्रोटेस्ट करने का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। 2 केसेस इस संबंध में आए थे, रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस केस जो 2012 का आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि वो असेंबल हो और पीसफुली प्रोटेस्ट करे, और किसी भी आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन के माध्यम से ऐसे प्रोटेस्ट को रोका नहीं जा सकता। इन बिटवीन शाहीन बाग जजमेंट आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपने जजमेंट को अपहेल्ड करते हुए ये बोला कि पीसफुली प्रोटेस्ट करना हर व्यक्ति का अधिकार है बाय लॉ, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, पब्लिक वेज और पब्लिक स्पेसेस को अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑक्यूपाई भी नहीं किया जा सकता। तो ये जजमेंट्स हैं राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर। अगला आर्टिकल है वो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में है। प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने अपने एक पेपर में सजेस्ट किया कि एक नया डिलिमिटेशन एक्सरसाइज स्टार्ट की जानी चाहिए। तो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जहां से रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं, या तो स्टेट के असेंबलीज में या फिर पार्लियामेंट में, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिमिटेशंस अलग अलग होती हैं, उनकी बाउंड्रीज को फिक्स किया जाए। तो डिलिमिटेशन का उद्देश्य उसे वापस से फिक्स करना होता है, ताकि जो पॉपुलेशन में चेंजेस आए हैं उन्हें एडजस्ट किया जा सके। जैसे कि ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, सपोज करिए ये लगी हुई हैं, यहां पर जब डिलिमिटेशन किया गया तो दोनों में 50 हजार की पॉपुलेशन थी, लेकिन अब एक जगह पे जो पॉपुलेशन है वो हो गई है 70,000 और यहाँ पे 50,000 ही है। तो बाउंड्री को कुछ ऐसे एडजस्ट करेंगे कि दोनों में 60,000 हो जाए, दैट इज डिलिमिटेशन। एट द सेम टाइम जब डिलिमिटेशन किया जाता है तो देख लेते हैं कि कौन से एरिया में SC ST पॉपुलेशन कहाँ कितनी है, तो उस हिसाब से सीट्स को डिटरमाइन करने में भी आसानी हो जाती है। डिलिमिटेशन कमीशन को हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ। कॉम्पोजिशन में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जिस स्टेट में एक्सरसाइज की जा रही है वहाँ के स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। उद्देश्य होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को डिटरमाइन किया जाए, जो सीट्स रिजर्व की जाएंगी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए। डिलिमिटेशन कमीशन की जो एक्सरसाइज है वो 4 बार हो चुकी है आज़ादी के बाद, 1952, 63, 73 और 2002। इसके लिए कानून आता है प्रॉपर, तो ये कानून भी आए थे उस टाइम पर जब डिलिमिटेशन करना था। अब देखिए, डिलिमिटेशन जब किया जाता है तो ये डिलिमिटेशन कमीशन बहुत ही हाई पावर बॉडी होती है। उन्होंने जो कह दिया उस बात की वैल्यू एक लॉ के इक्विवेलेंट होती है और उसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। करंट सिनेरियो में देखिए, 2001 का जो सेंसस था वो बेसिस है, जो भी बाउंड्रीज ड्रॉ की गई हैं। लोकसभा में जो सीट्स हैं या स्टेट असेंबली की जो सीट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है, मतलब सीट्स के नंबर घटाए या बढ़ाए नहीं जा सकते ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जो आज भी 1971 के सेंसस के बेसिस पर है। इसका उद्देश्य यह है कि जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है हम उन्हें इंसेंटिवाइज कर सकें। ऐसा नहीं कि जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन को नहीं कंट्रोल किया, बढ़ने दिया, उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बढ़ गया, और जिन्होंने अच्छा काम किया इससे तो उनको पनिशमेंट मिल जाएगी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सीट्स के नंबर्स को फ्रीज किया गया है। लेकिन इससे दिक्कत भी हो रही है। जब ये सीट्स डिटरमाइन की गई थी तो इंडिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ थी, आज 130 करोड़ है, तो रिप्रेजेंटेशन काफ़ी डाइल्यूट हो रहा है। इस बात पर कंसर्न अभी भी रेस किए जाते हैं। अगला आर्टिकल ई कोड प्रोजेक्ट के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? न्यूज़ में आया कि 2927 कॉम्प्लेक्सेस को पूरे इंडिया में अब हाई स्पीड वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क की मदद से ई कोड प्रोजेक्ट में जोड़ दिया गया है। ये तो कॉन्टेक्स्ट है। देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें एक सेंट्रल कंप्यूटिंग टूल होता है
जिसकी मदद से बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में कई सारे जो कंप्यूटिंग टूल्स होते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, उनको जोड़ दिया जाता है। अब ये डेटा को शेयर करते हैं, रिसीव भी करते हैं। तो ई कोड प्रोजेक्ट जो है ये 2007 से ही इंप्लीमेंट किया जा चुका है। ई कोड प्रोजेक्ट को तैयार करने का मन बनाया गया था 2005 में। नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटीसी इन जुडिशरी 2005 आया था। एक नेशनल पॉलिसी आई थी कि हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जुडिशरी में भी करेंगे। तो उसी समय ये प्लान बनाया गया था कि हम जो भी कोर्ट्स हैं उन्हें ई कोर्ट बनाएंगे। ई गवर्नेंस का ये एक इनिशिएटिव है। गवर्नेंस में जो आईटीसी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ई कोर्ट में किया ये जाता है कि कोई भी लॉयर है या फिर लिटिगेंट है वो अपने केसेस को फाइल कर सकता है, उसकी अपडेट ले सकता है, ना केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बल्कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी। तो वहां पर हर जगह कंप्यूटराइजेशन करने का प्लान बनाया गया था। तो लगातार सभी सारे जो कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको ई कोर्ट से जोड़ा जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है इसे मॉनिटर और फंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। आर्टिकल है वो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 को हाल ही में जारी किया गया। इसे जारी किसने किया? इसे पब्लिश किया गया एक अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर। इन दोनों एंटिटीज ने मिलकर इसे जारी किया है। अब नाम से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति की फ्रीडम को इसमें इवैल्यूएट किया जाता है हर कंट्री में। इसमें यह देखा जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल को सिविल, इकोनॉमिक और पर्सनल फ्रीडम कितनी मिल पा रही है। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में कितना स्वतंत्र है, आर्थिक परिदृश्य में कितना स्वतंत्र है, और जो नागरिक अधिकार होते हैं वो उसे कितने मिल पा रहे हैं। 162 कंट्रीज को इसमें इवैल्यूएट किया गया और इंडिया को 111th रैंक दी गई। 2019 में ये रैंक काफी बेहतर थी, दैट वाज 94th। इस इंडेक्स के जरिए हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि कहीं कंट्री में कोई ऐसा कोर्सिव फोर्स तो वर्क नहीं कर रहा जो एक व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता का उपभोग करने से रोकता हो, दैट बार्स एन इंडिविजुअल टू एक्सेस हिज और हर फ्रीडम। पैरामीटर्स में देखिए 0 to 10 का स्केल इस्तेमाल किया जाता है और कई सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर इवैल्यूएशन होता है। रूल ऑफ लॉ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप, मूवमेंट की जो फ्रीडम है, इकोनॉमिक फ्रीडम, और कोई व्यक्ति अपने इकोनॉमिक डिसीजंस खुद ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, गवर्नमेंट का आवश्यकता से अधिक इंटरफेरेंस तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। क्या निकल के आया? न्यूजीलैंड ने लिस्ट को टॉप किया, स्विट्जरलैंड और हांगकांग उसके बाद रहे। इंडिया की रैंक 111th 162 कंट्रीज में। चाइना को 129th रैंक दी गई, बांग्लादेश को 139 और पाकिस्तान को 140। सबसे खराब रैंक रही सीरिया की, लास्ट। पार्लियामेंट के सेशन के बारे में हमारा अगला आर्टिकल है। कोविड-19 की वजह से जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का उसे कैंसिल कर दिया गया। सेशंस की बात करें हमारे पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट एम्पावर्ड हैं कि वो समन कर सकते हैं पार्लियामेंट को टाइम टू टाइम कि वो आएँ, मिल बैठकर बातचीत करें और जो उन्हें फंक्शंस डेलीगेट किए गए हैं परफॉर्म करें। मैक्सिमम गैप जो हो सकता है दो सेशंस के बीच में, दैट इज 6 मंथ। दो सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि वो साल में कम से कम 2 बार ज़रूर मिले, यद्यपि वो साल में 3 बार मिलते हैं। सेशन कहा किसे जाता है? जो फर्स्ट सिटिंग होती है हाउस की और जो प्रोरोगेशन होता है। प्रोरोगेशन को आप फॉर्मल एंडिंग बोल सकते हैं किसी भी सेशन के लिए। फॉर्मली एक सेशन को समाप्त जब किया जाता है दैट इज प्रोरोगेशन। इसके बीच का जो भी समय होता है, फर्स्ट मीटिंग से लेके प्रोरोगेशन के बीच का समय, दैट इज कॉल्ड सेशन। 3 सेशंस यूजुअली होते हैं। बजट सेशन फरवरी टू मई, मानसून सेशन जुलाई टू सितंबर, विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। अब देखिए एक सेशन यहाँ पर प्रोरोगेशन के बाद खत्म हो गया और फिर अगला सेशन यहाँ पर लग रहा है। तो ये जो बीच का खाली वाला समय है इसे रेसेस कहा जाता है, जहाँ पर अभी कुछ हो नहीं रहा है। कुछ टर्म्स हैं पार्लियामेंट के सेशन से रिलेटेड। एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि जो हाउस की सिटिंग चल रही है सेशन के दौरान उसे एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए रोक दिया जाए, कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ हफ्ते। कई बार आपने सुना होगा कि जो स्पीकर होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं वो कहते हैं दिस हाउस इज एडजर्न फॉर 4 आवर्स। तो ये एडजर्नमेंट होता है, टाइम बता देते हैं। एडजर्नमेंट साइन डाई। साइन डाई में कुछ नहीं होता, वो कोई टाइम नहीं बताते, जो सिटिंग है उसे सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन कब तक के लिए सस्पेंड किया है ये नहीं बताया जाता। तो अनलिमिटेड टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, दैट इज एडजर्नमेंट साइन डाई। प्रोरोगेशन जैसा कि मैंने आपको बताया वो सेशन की फॉर्मल एंडिंग होती है और इस फॉर्मल एंडिंग को किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये अधिकार उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 के
क्लॉज 2 सब क्लॉज ए से मिलता है। प्रोरोगेशन वैसे तो हाउस का किसी भी समय किया जा सकता है, जब हाउस सिटिंग चल रही हो सेशन की तब भी किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है, लेकिन सामान्यतया ऐसा होता नहीं है। एडजर्नमेंट के पहले हाउस का साइन डाई देखने को मिलता है। एडजर्नमेंट साइन डाई मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कहते हैं कि मैं एडजर्न कर रहा हूं अब हाउस की सिटिंग को अनलिमिटेड टाइम के लिए, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हाउस को प्रोरोग कर देते हैं, तो पूरा जो सेशन है वो फॉर्मली समाप्त हो जाता है। रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि लोकसभा खत्म हो जाती है। खत्म होने का मतलब है कि लोकसभा का इंस्टीट्यूशन नहीं खत्म हो जाता। जो लोकसभा में पूरा सिस्टम सेटअप किया गया है आफ्टर इलेक्शन, जो मेंबर्स चुन के गए हैं, गवर्नमेंट बनाई गई है, दैट ऑल एंड्स, दैट इज रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन केवल लोकसभा का होता है क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, तो उसका रिजोल्यूशन नहीं होता। जो एग्जिस्टिंग हाउस है उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। एज आई टोल्ड यू, लोकसभा के खत्म होने का मतलब लोकसभा के इंस्टीट्यूशन का खत्म होना नहीं है, एग्जिस्टिंग हाउस जो बना हुआ है इलेक्शन के बाद वो खत्म हो जाता है। तो अब जो नया हाउस बनेगा वो जनरल इलेक्शन के बाद बनेगा। प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। अगला आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के बारे में है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने अभी वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट डे सेलिब्रेट किया। ये जो कमीशन है इसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। इनिशियली 5 रिलीजियस माइनॉरिटीज को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिख, जोरोस्ट्रियंस और बुद्धिस्ट। 2014 में जैन्स को भी इसमें ऐड कर दिया गया। कंपोजिशन की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं। जरूरी है कि ये सबके सब माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हों। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान दिया जाता है कि ये पर्सन ऑफ एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी हो, ताकि अपना काम अच्छे से करें। जो भी मेंबर इसमें मेंबरशिप अवेल करता है एनसीएम में, वो 3 सालों तक अपने पद पर बना रहता है। इनका काम है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है उसे इवेल्युएट किया जाए, कोई स्पेसिफिक कंप्लेन आती है तो उसे हैंडल करें, बाकी रिसर्च स्टडी भी करते रहें कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स पर चलते हैं, लेकिन उसके पहले प्रीलिम्स 2021 सुपरसोनिक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये टेस्ट सीरीज से कहीं ज़्यादा है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है प्रोग्राम। 50 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 4000 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, सीसैट के शॉर्ट टेस्ट होंगे, जो बुक वाइज टेस्ट होंगे एनसीईआरटी के वो भी अवेलेबल होंगे, रिग्रेस प्लान होगा और एनसीईआरटीज की वीडियोस भी अवेलेबल होंगी। यू कैन एक्सेस दैट प्रोग्राम। यहाँ पर स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। E20 डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम है आरबीआई की। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स होते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडिया पाकिस्तान की नेटिव है, स्टेट बर्ड है राजस्थान की, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। प्रोरोगेशन, सिटिंग को टर्मिनेट कर दिया जाता है बिना किसी डेफिनेट टाइम डेट के, बिना किसी डेफिनेट डेट के। तो बताइए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इस सेशन में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारा अगला आर्टिकल 7th शेड्यूल के बारे में है। फाइनेंस 15th फाइनेंस कमीशन जो अभी फंक्शनल है, उनके चेयरमैन एनके सिंह जी ने अभी ये कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, हमें उस पर एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद से 7th शेड्यूल न्यूज़ में आ गया, जो सेंटर और स्टेट के बीच में सब्जेक्ट्स का अलोकेशन करता है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। 7th शेड्यूल का जो जिक्र है उसमें जो सब्जेक्ट्स का बंटवारा है वो हमें आर्टिकल 246 में भी मिलता है। इट्स क्वाइट इजी टू लर्न। 246 3 सूचियां होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और यहां पे 3 नंबर्स हैं 246, तो याद रह जाएगा। वैसे आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते यूपीएससी एग्जाम में। अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आपको जितने आर्टिकल्स याद रख सकते हैं आप रखने का प्रयास कर सकते हैं। यहां पर देखिए डिवीजन ऑफ पावर का मैकेनिज्म देखने को मिलता है कि यूनियन और स्टेट्स किन विषयों पर कानून बना सकते हैं। यहां पर 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट में टोटल 98 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 97 थे। यूनियन गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट इस पर कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 66 आइटम्स हुआ करते थे, और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि वो इस पर लॉ बनाए। तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं,
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें 47 सब्जेक्ट्स ही हुआ करते थे। यहाँ पर यूनियन और स्टेट दोनों के पास अधिकार होता है कि वो इन विषयों पर कानून बना सकें जो कंकरेंट लिस्ट में है। अगला आर्टिकल लोक अदालत के बारे में है। लोक अदालत बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। कर्नाटका में 2.61 लाख केसेस को सेटल किया गया लोक अदालत के द्वारा, जो कि रिमार्केबल है। लोक अदालत के बारे में बात करते हैं। लोक का मतलब होता है लोग, पीपल, तो इसे आप पीपल्स कोर्ट भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। इसका मतलब ये है कि आप इसका इस्तेमाल कोर्ट की बजाय कर सकते हैं। मतलब आपको कोर्ट में केस फाइल करना है, उसके बजाय आप लोक अदालत में अपना केस फाइल कर दीजिए। ये फोरम जो है वो ऐसे केसेस को सेटल कर देता है जो या तो पंचायत के लेवल पे सॉल्व किए जाने का प्रयास किया जा रहा हो या प्री लिटिगेशन स्टेज में हो। प्लान बन रहा हो कि इसके खिलाफ केस में कोर्ट में केस करते हैं बट किया ना गया हो। स्टैच्यूटरी प्रोविजन, ये क्या पंचायत जैसा है? नहीं, पंचायत से थोड़ा इसके पास लीगल स्टेटस बढ़िया है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 लोक अदालत को स्टैच्यूटरी स्टेटस देता है। मतलब ये इनफॉर्मल पंचायतों की तरह काम नहीं करते, रदर इनको फॉर्मल रिकॉग्निशन गवर्नमेंट की ओर से दिया गया है बाय लॉ। जो भी ये अवार्ड देते हैं इनके डिसीजंस को अवार्ड कहा जाता है। ये कोई ट्रॉफी नहीं है जो वो किसी जीतने या हारने वाले को देते हैं। उनका जो डिसीजन होता है, वर्डिक्ट होता है, उसे अवार्ड कहते हैं। तो लोक अदालत का जो अवार्ड होता है उसकी वैलिडिटी उतनी ही होती है जितनी कि एक सिविल कोर्ट के अवार्ड की या डिसीजन की होती है, वर्डिक्ट की होती है। ये अंतिम होता है इनका निर्णय और बाइंडिंग भी होता है। बाइंडिंग होने का रीजन ये है क्योंकि जब भी केस इसमें एडमिट किया जाता है तो इसी बात पर एडमिट किया जाता है कि दोनों पार्टीज इस बात को लेकर सहमत हैं कि वो लोक अदालत में अपना केस लेकर जाएंगे। तो जब केस शुरू होने के पहले आप दोनों लोग सहमत थे कि जो भी वर्डिक्ट आएगा वो मानेंगे, तो आपको एंड में मानना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, लोक अदालत में जो डिसीजन दे दिया गया वो फाइनल है। उसके खिलाफ आप कहीं कोई अपील नहीं कर सकते। अब अपील ना करने का मतलब यह है कि आप ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाकर कि लोक अदालत ने ये जजमेंट दिया था और हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट की हायरार्की में नहीं आता ना कि हाँ आपने लोक अदालत में केस फाइल किया, सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो कोर्ट की हायरार्की है उससे अलग काम करता है। तो इसने अपने लेवल पे जो डिसीजन दिया है वो फाइनल है, आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको नहीं बनता है, आपको लगता है नहीं सही है, तो फिर आप फॉर्मल जो लिटिगेशन सिस्टम है उसमें जाइए। जैसे लोअर लेवल पे जैसे केस शुरू किया जाता है वैसे ही आप जाके केस शुरू करिए। उसको अपील नहीं माना जाएगा कि आप लोक अदालत के डिसीजन के खिलाफ अपील कर रहे हैं, वो बिल्कुल नए केस की तरह ट्रीट किया जाएगा। केसेस का नेचर कैसा होता है? कोई भी ऐसा केस जो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेंडिंग हो उसे भी यहां पर ले लिया जाता है अगर दोनों पार्टीज सहमत है तो। इसमें अगर कोर्ट में कोई फीस वगैरह जमा की गई है और अब केस लोक अदालत में आता है तो उसे रिफंड कर दिया जाता है ताकि लोग इंसेंटिवाइज हो केस को लोक अदालत में ले जाने को लेकर। कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो कि कोर्ट के सामने अभी तक गया ही नहीं है और संभावना है कि फाइल किया जाएगा, उसे भी लोक अदालत में ले जाया जा सकता है। कोई भी ऐसा मैटर जिसमें कोई भी ऐसा ऑफेंस हो जो कंपाउंडेबल हो, नॉन कंपाउंडेबल ना हो। कंपाउंडेबल कोई भी ऐसा केस कंपाउंडेबल माना जाता है जहां पर दो पार्टीज आपस में सहमति से रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ केसेस, सिविल केसेस में ऐसा होता है, केस फाइल भी कर दिया, तभी मजिस्ट्रेट अलाउ कर सकता है कि आप चाहते हैं कि आपसी सहमति से इसे रिजॉल्व कर लें, तो जो भी चार्जेस एक दूसरे के खिलाफ लगाए गए हैं हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन कुछ जो केसेस होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, यहाँ पे आपसी सहमति अलाउड नहीं होती, मतलब यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसे केसेस लोक अदालत में नहीं जा सकते। केवल ऐसे ही केसेस लोक अदालत में जा सकते हैं जहां पर आपसी सहमति के आधार पर केसेस को रिजॉल्व करने की अनुमति हो। लोक अदालत को इसलिए बनाया गया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने प्रॉमिस किया है प्रियम्बल में कि हम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हर व्यक्ति को देंगे, उसे हम इंश्योर कर सके। हमारा अगला आर्टिकल गवर्नर के रोल के बारे में है, असेंबली सेशन को सम्मन करने को लेकर। केरला की गवर्नमेंट और वहां के गवर्नर के बीच में भी टसल चल रहा है। केरला की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि जो गवर्नर हैं वो एक असेंबली के स्पेशल सेशन को सम्मन करें जिसमें जो सेंट्रल फॉर्म लॉ अभी बनाया गया है उस पर डिबेट डिस्कशन किया जाए। लेकिन गवर्नर ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो गवर्नर के रोल के बारे में जानते हैं और ये भी समझते हैं कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं। देखिए, गवर्नर जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पर असेंबली को, हाउस को सम्मन करें। ऐसा करते वक्त देखिए वो प्लेस और टाइम डिसाइड कर सकते हैं, जो भी उन्हें सही लगता है, ये उन्हें अधिकार दिया गया है। इसमें उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि दो सेशंस के बीच में
जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यूं तो ये गवर्नर का विशेषाधिकार है कि वो हाउस को सम्मन करें, लेकिन आर्टिकल 163 ये भी कहता है कि गवर्नर कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे। और यहां पर इस बात को भी मेंशन किया गया है, गवर्नर सेल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मतलब होता है कि ये उनके ऊपर बाध्यकारी है कि वो हाउस को सम्मन करें। तो आर्टिकल 174 के तहत जब वो हाउस को सम्मन करेंगे तो वो अपनी खुद की इच्छा पर नहीं करेंगे, बल्कि कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पर करेंगे। देखिए, कुछ ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं जब गवर्नर अपनी इच्छा मुताबिक हाउस को सम्मन करे, लेकिन वो सिचुएशन डिफरेंट होंगी। ऐसा तब हो सकता है जब चीफ मिनिस्टर के पास मेजोरिटी ना रह जाए और जो बाकी के मेंबर्स हैं वो इसलिए एक स्पेशल सेशन की मांग करे जहां पर वो गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी कर सकते हो। ऐसी स्थिति में वो जो स्पेशल सेशन है या फिर जो सेशन है उसे सम्मन कर सकते हैं, क्योंकि तब गवर्नर के जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ये डाउट रहेगा कि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगर वो अननेसेसरी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी इस पावर को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। कई सारी ऐसी रूलिंग्स भी रही हैं जिसमें ऐसी बात कही गई है जहां पर यह कहा गया कि गवर्नर मनमाने तरीके से सरकार की रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकते हाउस को सम्मन करने को लेकर, जब तक कि बिल्कुल ये क्लियर ना हो कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस संबंध में 2016 में एक केस आया था जब अरुणाचल प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस बात को क्लियर किया था कि हाउस को सम्मन करना गवर्नर का एक फंक्शन है, ना कि पावर। तो वो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकते। सरकारिया कमीशन ने भी 1983 में यही बात कहा था कि जब तक इस बात की पूरी क्लैरिटी ना हो कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब तक गवर्नर डिनाई नहीं करेंगे हाउस को सम्मन करने को लेकर। हमारा अगला आर्टिकल है इंटीग्रिटी पैक्ट के बारे में। अब इंटीग्रिटी से आप समझ गए, एथिक्स का वर्ड है जिसमें आप कहते हैं कि द सिविल सर्वेंट शुड हैव हाई मोरल्स एंड इंटीग्रिटी। मतलब उसको ब्राइब नहीं लेनी चाहिए, ही शुड नॉट बी करप्ट, गिफ्ट्स नहीं एक्सेप्ट कर सकता कहीं से, किसी को फेवर नहीं दे सकता, ही शुड बी अनबायस्ड। ये सारी चीजों की बात करते हैं। तो इंटीग्रिटी पैक्ट क्या होता है इसके बारे में समझिए। मेन खबर तो यह है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है इंटीग्रिटी पैक्ट का, जिसमें एक इंटीग्रिटी के लिए एक्सटर्नल मॉनिटर एक बंदा असाइन करा जाता है जो कि इंटीग्रिटी पैक्ट को ऑब्जर्व करता है, उसका टाइम जो होता है, उसका जो मैक्सिमम टेन्योर होता है उसको फिक्स कर दिया है 3 साल। ये हो गई खबर। अब खबर के अंदर बात है इंटीग्रिटी पैक्ट की। तो इंटीग्रिटी पैक्ट का क्या मतलब है, इसके फायदे क्या है, इस पे आते हैं। तो इंटीग्रिटी पैक्ट एक विजिलेंस टूल है। विजिलेंस मतलब आप निगरानी रख सकते हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ है दो लोगों में, चाहे आप कहें वेंडर है या बिडर है, और जो बायर्स हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें कहीं पर भी करप्शन का इन्फ्लुएंस ना आ पाए, या फिर जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं, जो नॉन हेल्दी प्रैक्टिसेस होती हैं, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, वो एंटर ना कर पाए। और इसके लिए एक आपका बायर होगा, सपोज करिए एक कस्टमर है और एक आपका शॉपकीपर है, उसके बीच में आपने एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर को इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि देखेगा कि ये दोनों जो है एक दूसरे में कहीं पर भी करप्ट प्रैक्टिसेस ना आ पाए। और ये काम होगा एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी का, जिसको आप इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर कहते हैं। अब इससे फायदे क्या है इसके बारे में जानना हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसके कौन कौन से सेक्शंस हैं। पहले तो देखिए 3 की प्लेयर्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे। पहला होगा जो प्रिंसिपल, जो कंपनी होने वाली है वो। अब कंपनी के साथ क्या है, ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं ये कहीं पर भी ब्राइब एक्सेप्ट ना करें, डिमांड ना करें, गिफ्ट्स ना लें, या फिर कोई भी पेमेंट्स में कहीं पर भी बायसनेस या फेवरेटिज्म ना शो करें। वेंडर्स या बिडर्स जो हैं, बिडर्स के लिए भी ज़रूरत है कि वो ब्राइब पे ना करें, किसी को ब्राइब ऑफर ना करें। इस सारी चीज़ों को ध्यान देने का काम है। और तीसरी जो पार्टी होती है जिसको आप इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर कहते हैं, उसका रोल है कि जो इंटीग्रिटी पैक्ट है इनकी ऑब्लिगेशंस फुलफिल होनी चाहिए, ये चीज़ इंश्योर करने का। अब देखिए इंटीग्रिटी पैक्ट का फ़ायदा क्या है ये समझते हैं। पहली चीज़ तो जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा अनबायस्ड तरीके से, देखिए गिफ्ट्स कब देने पड़ेंगे या फिर ब्राइब कब देनी पड़ेगी, जब आपको कोई गलत काम करवाना हो। मान के चलिए कोई काम डिले हो रहा है, आपने डिले को ढांकने के लिए, कवर अप करने के लिए आपने उसको ब्राइब दे दिया, लेकिन उसी की जगह अगर आप इस कवर अप को नहीं करेंगे तो शायद जो काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट हो सकता है। अगर कहीं लैक्सिटी है, कहीं ढिलाई बरती जा रही है, तो उसको हम कहीं ना कहीं पुशअप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हाईलाइट ही ना हो, गिफ्ट या ब्राइब के तौर पे उसको देके उसको कवर अप कर दिया जाए तो दिक्कत हो जाती है। दूसरी चीज़ देखें, जो एक इमेज है वो इम्प्रूव होती है, साथ में जो जनरल परसेप्शन है कंपनी का वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता है। कभी कभी आप देखेंगे वेंडर्स में, बिडर्स में और कंपनी के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, इश्यूज आ जाते हैं, फिर लॉ सूट्स बन जाते हैं, फिर वो कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट।
जब ये कोर्ट में जाते हैं तो फिर आप जानते हैं किस तरीके से ये लिटिगेशन वगैरह होता है और जो प्रोजेक्ट है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। साथ में ये बात कही जाती है कि इससे ये पर्टिकुलर जो इंटीग्रिटी पैक्ट होता है, इससे आप देखिए 8 से 10% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप इंटीग्रिटी पैक्ट का उपयोग करते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।